तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, लेक्चर नंबर 3। और हम लोग पहले पढ़ चुके थे आपका एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अलग अलग स्फीयर के लिए, आइसोलेटेड स्फीयर के ऊपर अगर दो कंसेंट्रिक स्फीयर होंगे तो अगर हमने एक को चार्ज किया उसके दूसरे पे इन्फ्लुएंस हो रहा है तो आपका अगर एक अर्थिंग लगा दी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा और टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। क्योंकि ये कैपेसिटर था नहीं, हमने इसको बनाया है। ध्यान रखना, ये कैपेसिटेंस था नहीं, हमने इसको बनाया, हमने उस केस स्टडी को पढ़ रहे हैं। तो अब हमने क्या कह दिया कि आउटर स्फीयर अर्थ है, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। यही टॉपिक तो चल रहा था, अब तो इनर वाला होना चाहिए। हाँ ये ठीक है। अब हमने इनर स्फीयर को क्या कर दिया, अर्थ। ये कंप्लीट हो गया बेटा, ये ब्लैंक स्पेस रखा था, ये वाला टॉपिक चल रहा है। हमने क्या बोला कि इस बार सर हमने आउटर को नहीं, इनर वाले स्फीयर को अर्थ कर दिया। मतलब ये दोनों पहले न्यूट्रल थे, हमने आउटर वाले स्फीयर को चार्ज ट्रांसफर किया, ढेर सारा चार्ज ट्रांसफर किया, और उसके कारण अंदर क्या होगा, इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा। तो हमने निगेटिव वाले को छोड़कर पॉजिटिव वाले को अर्थ कर दिया। जो बाहर किया था वही काम अब हम लोग अंदर कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा, अब आपको बताना है। तो करिए जल्दी से बताइए। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुमने उसमें किया था वही इसमें भी करोगे, जो उसमें किया था वही इसमें करोगे। सेम पोटेंशियल का फॉर्मूला भी वही लगेगा, ठीक है। आराम से कोशिश करो, देखो आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा हम तो हैं ही, तुम लोग को ऐसा लगे कि नहीं आ रहा कुछ। देखो मैं पूरा एक बार समझा देता हूँ। देखिए क्या है, जो सिस्टम है वो क्या है, इक्विवेलेंट टू अ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ के अभी जस्ट आ रहे हैं, पीछे पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर इनर है और एक आपका आउटर रेडियाई है। कहने का मतलब है कि एक आपका कॉमन सेंटर होगा, जिसको मैं रेड कलर से यूज करूंगा। ये हो गया तेरा कॉमन सेंटर, यहाँ से एक हो गया ये तेरा इनर स्फीयर। अंदर वाला जो कंसेंट्रिक स्फीयर है वो क्या हो गया, उसका रेडियस r, और बाहर वाले का कितना हो जाएगा r2। अगर तुम्हें ये फिगर से डर लग रहा है तो मैं अपना फिगर बना देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में फोबिया आ जाए और आपने सब समझ नहीं आ रहा है। ये देखो भाई r1 हो गया। मैं चलो सारे फिगर बता देता हूँ, ठीक है। इतना हेल्प करता हूँ, फिगर सारे स्टेप वाइज बता देता हूँ, ठीक है। और कहां से आ रहे हो बेटा तुम, स्कूल से अभी? चलो कोई बात नहीं, क्लास के बाद बात करेंगे। चलिए ये हो गया तुम्हारा R2, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तुम लोग को ये फिगर में टेंशन हो रही है कि अर्थिंग कैसे लगाई। चल भाई मैं आपके लिए अर्थिंग अंदर लगा देता हूँ, आप खुश हो। आप तो तुम्हें पता है ना, अंदर वाला जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं। ऐसा टेंशन हो रहा है ना कि ये यहाँ लगा है फिर भी बाहर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा हो सकता है, ठीक। तो मैंने आपके लिए कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने बोला कि मैंने इस बार जो चार्जिंग करी है वो आउटर स्फीयर को की है या फिर आउटर सरफेस पे करी है। मैंने कहा इस बार टोटल चार्ज मैंने कितना दे दिया इसको, प्लस क्यू। मैंने प्लस क्यू चार्ज, मैंने बोला टोटल चार्ज, ध्यान देना इस बात का। टोटल चार्ज मतलब अब ये जो टोटल चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसके भी पता, आपको भी पता है कि जो स्फीयर्स के दो सरफेस होंगे, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। तो इसका मतलब है कि जो टोटल चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होगा कि इनसाइड भी हो जाए और आउटसाइड भी हो जाए। होगा कि नहीं होगा बॉस? ये तो कोई गलत बात तो कह नहीं रहा मैं, ठीक है। अब देखो वो उधर वाला फिगर कैसे बना वो बता रहे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ क्या कहना है देखिए, रेस्पेक्टिवली एंड अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r2 इन पैरेलल, दिस इज बिकॉज़ चार्ज q गिवन टू आउटर स्फीयर, मैंने यही चीज बताई, ठीक है, गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच वे दैट फॉर दैट आउटर स्फीयर कैसा दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है ना भाई, कोई दिक्कत? तो इसमें मैं कहूंगा, इस आउटर वाले की बात करूं तो एक आपका आउटसाइड चार्ज होगा और एक इनसाइड होगा कि नहीं होगा। मैं कहूंगा कैपिटल प्लस क्यू जो है वो टोटल क्यू आउट प्लस क्यू इन के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरल भाषा में बता रहे हैं। अब मैंने कहा इसके कारण अंदर वाले जो हैं, ऑब्वियसली जो अंदर की तरफ होगा, अब ये अंदर वाला छोटा वाला स्फीयर तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्ट किससे करेगा, इनर पार्ट ऑफ द आउटर स्फीयर। अगर एक कैनवस की बॉल है, कैनवस की बॉल के अंदर कुछ रखी हुई है बॉस, तो वो सिर्फ कैनवस की जो अंदर वाली परत होगी उससे इंटरेक्ट करेगा ना, बाहर वाले से तो नहीं कर देगा, नहीं करेगा ना, कॉमन सेंस है ये। तो उसी तरीके से जो चार्ज आपके बाहर हैं उनसे अंदर वाला स्फीयर तो इंटरेक्ट नहीं करने वाला, कि करेगा, नहीं करेगा ना। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाली बात याद आ रही है मुझे, तो ये जो जितने चार्ज हैं अंदर वो क्या करेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज को सब इकट्ठा कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो पॉजिटिव होगा, जो अंदर वाला स्फीयर है उसके भी इनर पार्ट पे चला जाएगा और उसको मैंने पहले से क्या कर दिया, अर्थ कर दिया।
तो वो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। तो बचेगा क्या, क्या दिखेगा आपको, सिर्फ नेगेटिव दिखेगा कि नहीं दिखेगा। क्या फिगर समझ में आ रहा है, आ गया। तो जितने चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा उतना ही चार्ज आपका अंदर होगा। ये कैसे पता, ये तो बहुत पहले सीख लिया था चार्जिंग जब पढ़ रहे थे, कि जितना तुम्हारे पास चार्ज होगा उतना ही इंड्यूस कर सकते हो, उससे कम इंड्यूस नहीं। जैसे इसका मतलब अगर मुझे ये निकालना हो Q इन कितना है, तो मैं क्या देख लूंगा, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लूंगा, क्योंकि जितना इंड्यूस हुआ होगा उतना ही चार्ज अंदर होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ में लिख दिया Q डैश, ठीक है, लिख दिया। तो मुझे क्या मिल गया, Q इन मिल गया कि नहीं मिल गया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं यहां पर इनसाइड वाले चार्ज को अब रीडिफाइन करके ऐसे बोल दूं कि मैं टोटल इनसाइड चार्ज की बात करूं, क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल इनसाइड चार्ज की बात करो, जितना भी टोटल आ रहा है, तो उसकी वैल्यू को कैसे रीडिफाइन करोगे आप। ये चीज पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी थी हम लोग ने, कैसे, जब हम लोग पता है कौन सा केस में, जो आपका सॉलिड स्फीयर हुआ करता था, तो हम लोग कहते थे इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर आपको क्या निकालना है, पता है क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तब आप कहते थे सर वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि अब सॉलिड बोल रहा हूं, सॉलिड में क्या होता है, हर जगह चार्ज होता है। मैंने बोला नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो उसमें क्या होता है, हर जगह चार्ज होता है। तो अब जब हम अंदर आएंगे, रेडियस छोटा पॉइंट होगा, तो उसमें आपका वॉल्यूम बदलता है, जिससे कि चार्ज की वैल्यू भी बदलती है। वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, ठीक है। कितना आया, 4πr2r1/r2 हाँ, पूरी तरीके सही नहीं हो, R2 स्क्वायर होना चाहिए था। चलिए ठीक है, मैं कर रहा हूँ, क्लोज टू, गलत हो गया तुमसे आखिरी में, एक निकाला एक नहीं निकाला तुमने, जो काम किया वो आधा किया तुमने, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो Q इनसाइड क्या दिखेगा भाई, R1/R2 इंटू टोटल जो चार्ज हमने इंड्यूस दिया, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो अगर ये माइनस Q डैश इंड्यूस हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस Q डैश, और आउटर में क्या आ जाएगा, आउटर में क्या लिखेंगे भाई बताओ, Q माइनस Q डैश। गलत कर रहा हूं तो बताना, एक एक स्टेप आराम से कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी लिखते जाओ साथ साथ में। अब इसके बाद बताओ, मैंने तुम्हें Q इन भी बता दिया, Q आउट तुम खुद बता लो, Q आउट क्या हो जाएगा, Q आउट तुमने लिख लेना है, वहीं बगल में लिखा हुआ, सर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, Q माइनस Q इन कर दें, क्योंकि जितना इंड्यूस हुआ है वही आपका यहां चला जाएगा, क्या जाएगा बताओ, R1/R2 इंटू Q, निकाल लो और फटाफट, कितना आ जाएगा, Q आउट कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1/R1, अरे एलसीएम तो लेना है इसमें, देखो एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस R1/R2, और इसके लिए क्या आ जाएगी बताओ, Q इंटू R2 माइनस R1, एलसीएम लिया बस मैंने सिर्फ क्या किया है, एलसीएम। हाँ ठीक है, माफ करना, ठीक है, R2 होगा, सही बोल रहा है, मैंने बोला सही, लिखा गलत, ठीक है। महक भी आ गई, सब लेट लतीफ आ गए, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, कोई डाउट तो नहीं ऑनलाइन, बताइए भाई, ठीक है। तो हमने Q आउट निकाल लिया, Q इन निकाल लिया, आधी जरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तो कैपेसिटेंस निकाल लो, तो कैपेसिटेंस तो पूरे सिस्टम का होगा, है ना। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है दिमाग में कि हम अंदर वाले को जज कर लेते हैं कि अंदर ही होगा, पिछली बार भाई साहब बाहर कुछ था ही नहीं तो उसको भी ऐड करते हैं हम, ठीक है। इस बार जो तुमने आधा काम किया, तुम्हें बताते फिर से, तुमने आधा क्या किया, तुमने ये बाहर वाले को लिया, तभी गलत हो गया आंसर, नहीं तुम्हारा आंसर आ चुका था। तुम्हें सिर्फ क्या यूज करना है, 4πε0r2 यूज कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि जो आउटसाइड अगर देखेंगे तो आउटसाइड के लिए सिंपल है ना, चार्ज को देखना नहीं, अभी एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था मैंने आइसोलेटेड स्फीयर के लिए, दैट इज 4πε0r, उस स्फीयर के आउटर सरफेस पे ही सिर्फ आइसोलेट बोल रहा हूं बार-बार, तो अंदर कोई चार्ज नहीं था, सिर्फ बाहर चार्ज थे, वही कंडीशन उठा के यहां पुट कर दी मैंने। तो मुझसे किसी ने पूछा कि Q आउट मतलब आउटर बड़े वाले स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो मैंने सिंपल फॉर्मूला यूज किया 4πε0 और रेडियस ले लिया R2, ठीक है। और जो अंदर है वो तो हमने निकालना सीखा है पिछले वाले टॉपिक में, अभी वो वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। तो
तो बताइए टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो आपकी बताइए कैपेसिटेंस निकाल के बताओ यार, हम थोड़ा ना बताएंगे सब। मैं फिगर बना दूं, टोटल कैपेसिटेंस कुछ इस तरीके से होगा, देखते जाना ध्यान से। ठीक, यहां पर प्लस क्यू डैश, यहां क्या लिख दूंगा माइनस क्यू डैश। सिंपल फिगर बनाऊंगा। एक तो कैपेसिटर ये हो गया, प्लस सिर्फ एक बड़ा सा इसमें बनाऊंगा। अरे यार ये तो अंडा बन गया है ना, अंडे का फंडा बन गया। चलो थोड़ा सा इधर चला जाएगा, रेड कलर यूज करें, दिखेगा दिखेगा। चलो काम बन जाएगा। ये हो गया तुम्हारा। अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा R2, और सारे कितने आ जाएंगे Q माइनस Q डैश। सिंपल, बस इन दोनों का हम ऐड कर लेंगे तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। पहले वाले का तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो यहां से टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, इसका लिखूंगा पहले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, सम कर लीजिए, आंसर बताइए। पूरा सॉल्व करके मुझे सिंपलीफाइड आंसर चाहिए, एलसीएम निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। है बहुत इजी, लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं। अरे यार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया जा सकता है, ले लेते हैं यार। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया। कहो तो R2 को बाहर निकाल दें, अलाउड है। R2 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो R2 निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर R1 अपॉन R2 माइनस। ठीक है, प्लस इधर क्या बचेगा 1, इधर तो 1 ही बचेगा, तो एलसीएम ले लिया। अब इधर क्या जाएगा प्लस R2 माइनस R1। देखो ये कट गया है ना, एलसीएम लेना आता है कि नहीं। एलसीएम कितना आएगा इसका एलसीएम कितना आएगा R2 माइनस R1 आएगा बस। इधर 1 था तो 1 के पास चल जाएगा R2 माइनस R1। अब पूरा लिखो कैसे R1 प्लस R2 माइनस R1, तो कट गया तो बचे क्या R2 बचेगा। तो यहाँ से देखो एक लाइन में आंसर आ गया 4 पाई, एक R2 यहाँ एक अंदर, तो R2 स्क्वायर अपॉन, ये इसका आंसर है। लिख लीजिए ये इसका आंसर है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, फिगर को स्प्लिट करो और उसके हिसाब से सोचो, बस इतना ही करना है तुम्हें। ठीक है, अब इनसाइड के लिए हमेशा के लिए तुम्हारे पास यहाँ फॉर्मूले आ चुके हैं। इनसाइड निकालने का फॉर्मूला निकल गया, आउटसाइड तो सबसे इजी था, और फिर उसके बाद मैंने कैपेसिटेंस के लिए स्प्लिटेड फॉर्म में मैंने फिगर बनाना सिखा दिया। अब आपको पता है ये फिगर पिछली बार मिसिंग था बिकॉज आउटर स्कर्ट पर कोई भी चार्ज नहीं था, इस बार है इसलिए हमें उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो सिर्फ यही से रिप्रेजेंट करता है कि कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो वहां पे भी तो चार्ज है, तो उसको आप नहीं काउंट करेंगे, करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया, करो करो नोट करो जल्दी से। अब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग। एक बात बता देता हूं मैं पहले से ही कि फिगर जो होते हैं ना, बुकिश फिगर वो ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के पूरा फिगर ड्रॉ किया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर बाहर इसको अंदर वाले स्फीयर को बाहर से अगर आप कर दोगे तो पूरा कैपेसिटेंस का खत्म ही हो जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि दो प्लेट होती हैं, दोनों पे अपोजिट चार्ज होता है, तभी तो कैपेसिटर बनता है भाई साहब। हाँ पढ़ के नहीं आया इसलिए मजा नहीं आ रहा है। टी शर्ट सिल रहा है, अभी धुला नहीं है ना, ये पहली बार डायरेक्टली पहन गया। थोड़ा उसको एसी ठंडा कर दो, इनको चुभेगा नहीं। चलिए इंपॉर्टेंट बात सुनिए, हो गया मजाक। तो वहां पर आपको कभी भी ये नहीं करना है। दूसरी चीज, कंपैरिजन के लिए दो फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये मैं मिटा सकता हूँ क्या, आपको कुछ सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो एक चीज सिखा देते हैं, नोट तो कर ही लिया होगा, ये नहीं मिटाऊंगा नोट्स के लिए क्योंकि पीपीटी में रहना चाहिए। अब मैं कल को कह दूंगा कि पढ़ाया नहीं सर ने था, क्या करेंगे हम, ठीक वीडियो लेके घूमेंगे है ना, प्रूफ करेंगे। चलिए इसका रेडियस मैंने ए ले लिया, इसका रेडियस मैंने, अब मैं फटाफट एक क्विकली 2-3 पॉइंट बताऊंगा, याद कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक, अब मैंने क्या कर दिया, आउटर प्लेट को हमने क्या कर दिया, आउटर प्लेट को अर्थ कर दिया। वर्बली करेंगे, इसमें कुछ दिमाग ऐसा है नहीं, अब अगर याद हो जाएगा तो हो जाएगा। फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है,
है ना, कोई ये नहीं कहेगा। इसी को तो किया था, तो 4 बाय x नॉट r1 r2 अपॉन, अब r1 r2 की जगह क्या जाएगा, a और b, और नीचे क्या जाएगा b माइनस a। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैंने a की वैल्यू बढ़ा दी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ केस बेस्ड, a की वैल्यू मतलब a बढ़ा रहा हूँ तो ये और श्रिंक हो रहा है ना, है ना, ये इनके बीच गैप जो है वो श्रिंक हो रहा है, गैप श्रिंक हो रहा है, ये तो बड़ा हो रहा है ना। तो अब गैप सेपरेशन में कम करता जाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घट जाएगा? सेपरेशन घटाऊंगा तो जो आपका कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर है वो कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। कैसे? लॉजिक क्या है? वो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में तो सर डिस्टेंस डिपेंड करती है ना कैपेसिटेंस, सर आर डिपेंड करता है। थोड़ा सोचो, एक चीज बताओ मुझे, मैंने 2 को भाग दिया 4 से, फिर मैंने कहा 2 को भाग दे दो 3 से, तो किस में बड़ी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद? तो 3 से जो किया ना, सीख गया। अरे बहुत ऐसे ही सोचते हैं कि कुछ है ही, दिमाग ही नहीं लगाना, पता नहीं कैसे तुमने बोल दिया। क्योंकि जब मैंने बोला भैया यहाँ नीचे देखो ना, ये R2 या B माइनस A की वैल्यू बढ़ा दी, ये तो वैल्यू डिक्रीज कर गई, डिनोमिनेटर घटेगा तो पूरी वैल्यू तो बढ़ जानी है ना बॉस। हाँ हाँ कोई नहीं, होता है, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ तो नॉर्मल है, क्यों मैं कहाँ है ये गाय, वो सीट चेंज करते रहते यार, हम इधर घूमते हैं सीट चेंज, वो पीछे बैठी थी गाय। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई नहीं, कोई बात नहीं, कैमरा देखो तुम, ठीक है। अब मैंने अर्थिंग कर दी अंदर, सुनना ध्यान से, सवाल अच्छा है। अर्थिंग कर दी अंदर, अब केस कौन सा आ गया? जो नीचे लिखा है। अब ये पूरा वैल्यू आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बताओ, जब आपका यहां पर ध्यान से देखते चलना, जब आपका b की वैल्यू या घटा दे, मैंने सवाल को थोड़ा और उल्टा कर दिया, है एक ही सवाल, अब मैंने a को नहीं बढ़ाया, मैंने कहा b को घटा दिया, तो क्या होगा? कैपेसिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? अब मैंने ये बड़े वाले रेडियस को घटा दिया, तो उससे क्या होगा? कैपेसिटी बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज करेगा। कैसे? तो वो R2 की वैल्यू कम हो रही है ना, हाँ तो डायरेक्टली R1 तो फिर बड़ा ही होगा ना। बड़ा कैसे हो गया? मतलब मैंने बोला ये वाला भाई वहीं बैठा है जहां बैठा है, इसको हमने से करीब कर दिया, मैंने R2 डिक्रीज कर दिया, तो ये फॉर्मूला लग रहा है नीचे वाला। सर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा ना। कम कर रहे ना आप R2 की वैल्यू, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। देखो इनको ठीक करते हैं अभी हम। नहीं मत कीजिए, नहीं रुको, पहले तो आते सर। नहीं इनको ठीक करते हैं। ये मैडम कह रही हैं कि सर ये तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर था और नीचे तो R2 माइनस R1 है, मैंने R2 की वैल्यू ले ली, कुछ भी लेते 4 ले लेते हैं, 4 से डिक्रीज करके मैं 3 पे जाने वाला हूँ, ठीक है। और R1 की वैल्यू को मैंने 1 ले लिया, वो फिक्स है, ठीक। मैं वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और नीचे कितना आएगा भाई बताओ? 4 माइनस 1 बचेगा क्या? 3 बचेगा, ठीक भाई। 16 को 3 से करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। ऐसे ही वर्बली करते, सीखना ही तो है हम लोग को। चलो अब इसको 3 कर देते हैं, इसको कर दिया मैंने 9, और अब 3 में से क्या बचेगा? यहाँ पर बढ़ गई वैल्यू, क्या बढ़ गई वैल्यू? एक नंबर गधी हो तुम, और दोबारा ऐसे हरकतें करना नहीं। R1 फिक्स कर दिया, R2 ऐसे देख लेते, मैंने फिगर इमेजिन करवा दिया। अरे भाई तुम इसको बड़ा करो तब भी सेपरेशन घट रही है, और तुमने ऊपर से बनते तब भी सेपरेशन तो घट ही रही है, वो तो वही है। नीचे तो R2 माइनस R1 है ना, R1 कांस्टेंट भी है तो R2 घटेगा तब भी तो वैल्यू पूरी घटी जाएगी। 4 माइनस 1 था, फिर 3 माइनस 1 हो गया, तो पहले 3 आ रहा था, बाद में डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है ना, लेकिन ऊपर स्क्वायर होने के कारण स्टिल वैल्यू डिक्रीज हो गई। स्टिल वैल्यू क्या हो गई? तो कैपेसिटेंस घट रहा है। जब कभी समझ ना आए फिजिक्स ना, ऐसे ही सिंपल फॉर्म में कुछ भी वैल्यूज पुट कर लिया करो, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। समझ में आया? इसी तरीके चलो इसको भी क्लियर कर लो, तुम इसको भी कर ही लो, फिर कर लो, इसको भी कर लेना, दिमाग लगा के कर लेना, और मुझे बताना कि क्या होगा। तो ये आपको एक तरीका मुझे देने का एक वो था, कंसेप्ट था। अगर मैंने अब एक और चीज कर दी, देखो ध्यान से देखना, ये सवाल है और ये कहीं किताब में लिखा नहीं है, ये बता देते हैं, ये सिर्फ आपको हम पॉइंटर के फॉर्म मेरे मॉड्यूल में मिल जाएगा और कहीं मिलेगा। मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, पता है इससे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट कर दिया,
तो कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा? शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इनका इंडक्शन होगा क्या? चार्जेस टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। तो फिर बचेगा सिर्फ बाहर वाला चार्ज, सिर्फ बचेगा क्या? क्यू आउट, मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो। आंसर ये लिखा हुआ है, ये केस है, इसको कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, सिर्फ दिमाग दे सकता। कॉमन सेंस है कि इधर पॉजिटिव जितना उधर उतना निगेटिव वायर लगा दोगे तो चार्ज फ्लो नहीं हो जाएगा, सारे पॉजिटिव सारे निगेटिव मिल जाएंगे, न्यूट्रल हो गया, है ना? ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो इसका मतलब है नेट इनसाइड चार्ज कितना हो गया? जीरो। कैपेसिटेंस का ये पहला वाला पार्ट निपट गया, क्योंकि वहां कोई चार्ज ही नहीं अब स्टोर हो सकता। आप जितना दोगे प्लस उतना निगेटिव इधर से उसको जीरो कर देगा, तो कभी भी वो स्टोर नहीं होगा। तुम देते जाओगे वो लेता जाएगा और होगा ही नहीं कुछ, है ना? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट तो ये कैपेसिटी हो भी नहीं सकती है। तो इसका मतलब है जब तक आपका ये बैलेंस होगा तब तक जीरो बना रहेगा। रीजन क्या है? जो शॉर्ट सर्किटिंग कर दिया, इसका शॉर्ट सर्किट ही तो कहते हैं। तो इसका मतलब इस केस में सिर्फ आउटर सरफेस पर जो चार्ज होगा उसके लिए जो सिंपल सा हमने पढ़ा था, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ R2 जगह B लिख दूंगा, यही मेरा आंसर है। ऐसे भी सोचना सीखो, थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक और लास्ट फिगर बना रहा हूँ। ये सब फिगर तो बना नहीं रहे, बैठे देख रहे हैं, कौन बनाएगा ये सब? सब गया, क्लास खत्म, भूल जाओगे। अब देखो लास्ट केस, ये तो और मजेदार है। इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, छोड़ दूंगा ऐसे ही, फिर देख लेना आपको करना है। लेकिन जो कंसेप्ट मैंने दे दिया अगर उसको पढ़ोगे तो कर लो, ठीक है बॉस। जब अंदर वाले को कर सकते हो तो बाहर वाले को भी जोड़ सकते हैं। मेरे दिमाग खराब आती है, मैंने कहा कि ठीक है इस कैनवस बॉल को चीरेंगे और अंदर वाले बॉल निकाल लेंगे और चोरी करके फिर इसका जोड़ देंगे फेविकोल से, मजबूत जोड़, है ना? तो अब क्या होगा, पहले आपने बचपन में वो गेम खेला होगा ना जिसमें एक कोई भी चीज अंदर बहुत छोटी सी होती है, ऐसे से हिलाया तो आवाज आती है, वही वाला केस है ना। तो ये अंदर वाली बॉल हमने निकाल ली, तो मतलब ये स्फीयर बचा क्या? सिर्फ बी रेडियस बचा, और हमने क्या कर दिया? ए वाले को बाहर कर दिया, ठीक है, कर दिया बॉस, ठीक है। ध्यान सुनना, अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी, अभी तो असली खेल शुरू होगा। लेकिन जो तार जुड़ा हुआ था वो मैंने कहा नहीं, ये तार अलग नहीं हो सकता। अब तुम चाहे कहीं से लगाओ, दोनों को जोड़ दो बस। अब मुझे कैपेसिटेंस बताओ। मैंने क्या बोला? कैपेसिटेंस बताओ। तो दोनों का कैपेसिटेंस क्या होगा? टोटल कैपेसिटेंस, अगर इसका मैंने बोल दिया C1 है, इसका C2 है, कैपेसिटेंस तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? किसको ये लगता है कि नहीं होगा? और अगर होगा तो कहां होगा? इनसाइड सरफेस के होगा या फिर आउटर सरफेस पे भी कुछ होगा कैपेसिटेंस? मैंने जो सवाल पूछा बेटा बड़ा ध्यान से सुना करना, ठीक है। मैंने बोला कि क्या इधर बाहर भी कुछ चार्ज मिलेंगे कि सिर्फ दोनों की, क्योंकि दोनों की दो फेज है ना, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, है ना? तो जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि अंदर वाले चार्ज खत्म हो गए थे लेकिन बाहर वाला चार्ज था, जिसके कारण हम लोग को ये वैल्यू मिल रही थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इस बार मैंने बोल दिया कि बाहर वाले दोनों सरफेस को जोड़ दो, बाहर के दोनों सरफेस को जोड़ दो। तो इसका मतलब अभी भी एक जगह है जहां पर स्टोर हो सकता है चार्ज, इसका मतलब कैपेसिटेंस जीरो तो नहीं होने वाला है सर। एक सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। अब उसकी वैल्यू तुम बता दो, उसकी वैल्यू कैसे बताओगे? कम ऑन जल्दी बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें से बताओ। बोल रहे थे तुम, कुछ सही जा रहे थे। हाँ वही तो लगेगा ना, इसकी इस पॉइंट की दूरी तो उतनी ही है ना। तो इसका C1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B और ये हो जाएगा C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और दोनों को जोड़ देंगे तो C1 प्लस C2 कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस, इतना ही तो करना था, ठीक है, समझ गए? क्योंकि अब दोनों एक ही सिस्टम में माने जाएंगे। क्या मान जाएंगे? कि दोनों एक ही सिस्टम में हैं, किसी तरीके से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। अलग अलग केस दिमाग में डाल सकते हो सकता है ये दोनों टच हो कर रहे हो, दोनों कंडक्टर टच कर रहे हो बाहर की तरफ से, और मैं चार्ज दे रहा हूँ एक बाहर से सिस्टम मान के, तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा। जब दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो नहीं होगा। क्लास में जैसे पिछले में आपने कहा, मतलब जैसे कि होता है कि पोटेंशियल जो होता है वो मतलब मिडिल वाले, मतलब जो अंदर सरफेस होता है वो आउटर सरफेस पे जैसे लगता है। क्या ये मतलब पोटेंशियल कोई कुछ बनेगा? बी जो C1 है कैपेसिटर, वो क्या C2 पे कोई इंक्रीज करेगा?
इनका सवाल देखो तुम लोग समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये समझना बड़ा ही पेचीदा काम है। तो हम समझा रहे कहना क्या चाह रही कह रही हैं कि पिछली बार आपने जो सिखाया हमको, कहाँ सिखाया था भाई, यहाँ सिखाया था कि अंदर वाले स्फीयर को चार्ज दे रहे थे जिससे कि बाहर वाला स्फीयर न्यूट्रल था, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और उतना ही आएगा जितना अंदर था, उतना इन्फ्लुएंस, तो पोटेंशियल तो कह राइज हो गया कि पहले पोटेंशियल नहीं था। पोटेंशियल तो राइज नहीं हुआ था, पहले तो सिर्फ स्प्लिटिंग होता चार्ज हुआ था, मतलब इंड्यूस हुआ। पोटेंशियल तब यहाँ दिखने लगा जब मैंने अर्थिंग लगाई, बिना अर्थिंग के तो पोटेंशियल हो भी नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल तभी होगा जब पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, सिंगल होना चाहिए, है ना। और पॉजिटिव निगेटिव के बीच के डिफरेंस को ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, को कि पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल मानते हैं और निगेटिव को लोअर। मैडम ये कहना चाह रही है कि आपने अलग कर दिया, निकाल दिया बाहर, ठीक। अब ये कह रही है कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो, कह रहे हो कि C1 और C2, तो यहाँ पर अब यहाँ चार्ज आप दे रहे हो, अभी जो निकाल रहे हो वो सिर्फ कैपेसिटेंस निकालना है, वहां पोटेंशियल की कोई बात नहीं हो रही। जो तुम कह रही हो तब ये पॉसिबल है जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आए और यहाँ पर स्पेसिफिकली पॉजिटिव चार्ज है, तब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अभी तो दोनों मेरे एक सिस्टम में हैं, दोनों मेरे एक सिस्टम में है, तो ये सिर्फ स्टोर करने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये किसी तरीके के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पोटेंशियल राइज होगा, बिल्कुल होगा सर, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं तो पोटेंशियल तो बढ़ ही रहा है। पोटेंशियल क्या होता है, जो नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज होते हैं तो उसका जो चार्ज ट्रांसफर करने की कैपेसिटी वो इंक्रीज हो रही है, उसी कहते हैं पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल तो यस सर इंक्रीज हो रहा है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा बिकॉज नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे जो होंगे वहां पे अलग, क्योंकि आपका जो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो ज्यादा इसके पास पोटेंशियल होगा, ज्यादा चार्ज भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। इतना भी नहीं आ रहा है तो यहां से देखो B की वैल्यू ज्यादा है, A की वैल्यू कम है, 4πε0 कांस्टेंट है, तो B ज्यादा तो कैपेसिटेंस ज्यादा। देखो बेटा ये समझो, तुम समझो। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने C1 बोला, C1 मैंने बोला कितना बताया हमने, 4π और C2 मैंने बोला कितना। अब मुझे एक चीज बता, यहां दिख रहा है तुझे B इज ग्रेटर देन A कि नहीं दिख रहा है? बाकी कुछ है जो अलग है दोनों में? नहीं। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ B अपॉन A बचेगा। इसका मतलब है कि जिसकी B ज्यादा, मतलब जिसका रेडियस ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा बेटा, ज्यादा होगा। देखो भाई साहब फॉर्मूले में देखो 4πε0 दोनों में है, जैसे ऐसे कर दिया। चल कोई, अब एक और एग्जांपल लो। C1 मैंने बोला 8 है, ठीक है। C2 कितना बोला मैंने, 4 है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने 2 into 4 और इसको लिख दिया मैंने 2 into 2। अच्छा ये 2 दोनों में है ना, तो मतलब ये तो नहीं फैक्टर है जिसकी वजह से बढ़ रहा है। बगल वाला जो भाई साहब है ये 4 और 2 इसके कारण ही बढ़ रहा है, तो 4 और 2 में से कौन बढ़ा है, 4 ना। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाली, समझ गए। वैसे ही यहाँ देखना था, अगर B बढ़ा है A से, पहली वाली वैल्यू दोनों में है, 4πε0 तो दोनों पाया जा रहा है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फर्क कौन बनाएगा यहाँ, B और A। जो बड़ा होगा, B बड़ा होगा तो पहला वाला कैपेसिटेंस बड़ा, और A बड़ा होगा तो दूसरा वाला, समझ गए। ऐसे देखा जाता है। तो इसका मतलब है इस चीज को यहाँ से भी समझ सकते हैं। B क्या यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को। तो जो बड़ा रेडियस होगा, जो बड़ा स्फीयर होगा, उसका कैपेसिटेंस, समझ गए। याद कर ले भाई, चीज तो बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत अच्छे से बता दी। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब सवाल लगा के मुझे दिखाओ फटाफट। ये बेकार सवाल है, सबसे बेकार सवाल है मेरे नजर में। क्या है, कैपेसिटर गेट्स अ चार्ज ऑफ, यहाँ जानबूझ के माइक्रो दिया है ताकि तुम गलतियां करो। आंसर आपको कूलम में लेना होता है, तो माइक्रो कूलम में करेंगे तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, जानबूझ के बैटरी का वोल्टेज बता रहे हैं ताकि अब जिसको जानकारी होगी वो जान जाएगा जो बैटरी का वोल्टेज है वो किसका वोल्टेज है। तुम समझो, कैलकुलेट द कैपेसिटी, आपसे पूछ दिया CC बराबर होता है Q/V। अभी दिया है नहीं दिया वो तुम डिसाइड करो, मैं नहीं बता रहा। कितनी बार बताएंगे भाई, V दिया हुआ है। चलिए ये हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 × 10⁻⁶। ये क्या होगा, कूलम में आ गया। नीचे क्या है 5, 10 जा हो जाएगा, ये जगह 10 × 10⁻⁶। अब यहाँ पर नीचे वोल्ट है, कूलम पर वोल्ट क्या होता है, फैरेड। याद ना हो तो याद होना चाहिए, तो ये जगह फैरेड आ गया। अब ये 10⁻⁶ को हम लिख सकते हैं माइक्रो, तो ये जगह 10 माइक्रो फैरेड। ये इसका आंसर है, सो सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर आर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, तो ये V दिया हुआ है, एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर। अब इसको हमने डिस्चार्ज किया है, पता है कि नहीं डिस्चार्ज,
जब कैपेसिटर में 2 प्लेट है, सुनना ध्यान से, अगर किसी को अभी भी नहीं पता, क्योंकि मैं अभी एक टर्म यूज करूंगा, कैपेसिटर बैटरी की तरह काम कर सकता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। जैसे देखो एक गेम खेलते हैं सब लोग, है ना, कैपेसिटर अगर पड़ा हो, मैं दिखाता, जो लगाते हैं बोर्ड में फिर ऐसे डराते रहते हैं घर में घूमते घूमते बच्चे, है ना, जो पंखे वाला कैपेसिटर होता है, उसमें आवाज आती है ना, ऐसे चिंगारी आती है, वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज ही तो हो रहा है, करंट ही तो फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इस पे ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाए और इसके सामने एक और प्लेट हो, इस पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपको भी पता है जब हम यहां से क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगाएंगे, तो यहां से करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज भागेगा किसकी तरफ, नेगेटिव, और नेगेटिव भागेगा पॉजिटिव की तरफ, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक करंट है, और अगर ये एक वोल्टमीटर लगा देंगे तो हमको दिख जाएगा यहाँ पर एक वोल्टेज आ जाएगा जो कि I इंटू आर के बराबर होगा, सिंपल ओम्स लॉ। इसका मतलब कैपेसिटर एक शॉर्ट टाइम, जब तक ये जीरो नहीं होता चार्ज, तब तक सर एज अ बैटरी काम कर सकता है, बहुत छोटे टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से ये डिस्चार्ज होता है, ठीक है। इसी का मतलब है, इसका मतलब है जो वो एक्सपेरिमेंट करके हीरो बनते हैं, जिसमें कैपेसिटर दोनों तार को ऐसे टच करते हैं, उसमें हो यही रहा है जो मैंने अभी सर्किट बनाई, सारे एक प्लेट से चार्ज दूसरे प्लेट की तरफ भाग रहा है, जिससे कि वो करंट दिख रहा है हमको, स्पार्किंग दिख रही है, ठीक है। चलिए, और देखो बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है, ठीक है। अगली क्लास में आना, तो पड़ा हुआ है मेरे पास कैपेसिटर केबिन में, हम दिखाएंगे, बहुत छोटा सा है, कुछ होगा नहीं, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डिकेज एक्सपोनेंशियली। इस वर्ड का बहुत आपका यहाँ पर मीनिंग होता है फिजिक्स में, एक्सपोनेंशियल का मतलब किसी कांस्टेंट रेट पर नहीं होगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज देखने को मिलेगा, बहुत तेजी से डिस्चार्ज होगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर 1 सेकेंड the potential difference between the plate of capacitor is, देखो कितना वोल्ट घट गया, 20 वोल्ट। what is the fraction of the stored energy which has been dissipated, कह रहे कितनी एनर्जी खर्च हो गई। तो बहुत आसान क्वेश्चन रहा, अभी बहुत आसान है, एक बार में कर लोगे, आपका फॉर्मूला सामने सामने से है। तो आप चाहें तो ऐसे करेंगे, पहले आपकी कितनी एनर्जी थी, हाफ CV स्क्वायर, बाद में कितनी थी, हाफ CV नॉट स्क्वायर, तो पहले वाले को 100 रख लो, दूसरे वाले को 80 रख लो, इतना टाइम वेस्ट करो तुम। और थोड़ा सा मुझसे पढ़ने वाला बच्चा कहेगा सर पहले 100 था, बाद में 80 हो गया, 20 खर्च हुई, तो रिजल्टेंट चेंज तो 20 का आया, तो 20 की जगह 20 करके पुट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। क्या करना है, इतनी मेहनत क्यों करनी है, ठीक है। और कितना फ्रैक्शन अगर निकालना है तो आपके बाद वाली और पहले वाली को डिवाइड कर दो, पहले आप चेंज निकाल लो, चेंज एनर्जी देखो मैं कर देता हूं, चलो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूं, फिर आप चेक कर लेना, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज होता है ना बेटा, तो ये इसका मतलब है U1 माइनस U2 कर देंगे, तो U1 कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर, इसको V1 कर दूं, V1 में मैंने V1 क्या हो गया मेरा 100, और V2 क्या हो जाएगा मेरा 80 माइनस हाफ C। आपको पता है कि कैपेसिटी जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, तो C तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, दिमाग लगा लेना आप। लेकिन यहाँ C नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हमें निकालना है फ्रैक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, C के टर्म में ही आंसर निकालेंगे। तो यहाँ जाएगा 1/2C, यहाँ जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जो बच्चे होंगे ना थोड़े मेहनती, वो क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर भी कर देंगे और 80 का स्क्वायर कर देगा, और जो बच्चा होगा मैं तरह खुरापाती, वो क्या करेगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर देख लेगा, कहेगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, अरे ये तो बड़ा आसान हो गया, 100 प्लस 80 180, और 100 माइनस 80 20, और 20 गुणे 180 करना तो और आसान है, दोनों तरफ से 0 हटाएंगे और 18 दिन 36 होता है, 3600 आ गया, अरे तो बर्बली हो गया, पेन क्यों चलाएंगे, मेहनत क्यों करनी, ठीक है, कैलकुलेशन सीखो कैसे करते हैं। यहाँ कर दिया मैंने A प्लस बी V1 प्लस V2, और यहाँ हो जाएगा V1 माइनस V2, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 180 और यहाँ आ जाएगा 20, चाहे तो इसको भी डिवाइड ही कर लो, खुश रहोगे। अब तो कुछ नहीं है, 1800 आ गया, ठीक है, 1800C इसका आंसर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि C में नहीं पता भाई, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, अभी तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या निकालना है बताओ, फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी स्टोर जो कि डिसिपेट हो गई। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि डेल U अपॉन U0 निकाल दो, U0 निकाल लोगे, U0 ही तो था ये वाला, ये क्या है, ये U0 को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इनिशियली जो आपकी एनर्जी थी। कर पाएंगे कि ये भी नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा,
तो इसका मतलब है ये आ गया 1800 C डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू C इंटू 100 का स्क्वायर। लो भाई कर दिया स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब तो आंसर आने वाला है 2, चाहे ऊपर क्लिक कर लो चाहे यहीं काट दो इसको, है ना। 5000 आ गया, 2 जीरो ऐसे कट गया, कितना आ गया 18/50, 9/, हो गया आंसर, ठीक है। ये देखो ये सेपरेशन लाइन है, ये आ गया 9/25। इसके बाद इसको चाहे डेसिमल में करना जो कर लो, जरूरत नहीं क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में मांग रहा है। पहले से कह रहा देखो ऐसे, ये डिसाइड कैसे करेंगे एग्जाम में, कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर दोगे ना, ठीक है। समझ में आया, इतना ही एनर्जी डिसिपेट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज को क्या हो जाएगा 9/25 ऑफ U0, है ना, किसका U0 का 9/25 टाइम्स डिक्रीज हो गया, ठीक है। डन, ऐसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, हम लोग बना लेते हैं। अगर आप रट के जाओगे फॉर्मूले के हिसाब से तो आपके हिसाब से एक भी फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको Q भी नहीं मिल रहा। आपने जितने फॉर्मूले पढ़े एक में भी आपको C नहीं मिल रहा। आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपको दिख जाएगा C तो निपटने वाला है ना, C तो एलिमिनेट हो जाएगा। डिवीजन में कॉमन जो होती है क्वांटिटी, न्यूमरेटर में भी आपका C था, डिनोमिनेटर में भी C था, कट गया और बाकी सब तो आराम से निकल गया। तो ऐसे निकालते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप। अब ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन को इमेजिन करना है, स्फेरिकल ड्रॉप कह रहे हैं, मतलब तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, तुम्हें स्फीयर यूज करना है। क्या यूज करना है दिमाग में, स्फीयर, ठीक है। ईच एट पोटेंशियल V, ठीक है। आगे कोएलिस फ्रॉम अ लार्जर ड्रॉप, क्या कहना है, अब एक बड़ी सी ड्रॉप आ गई, ठीक है। इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप इज C, then find the capacity of potential of larger drop। तो कह रहे हैं कि लार्जर ड्रॉप की कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। दोनों जुड़ गए, कोएलिस का मतलब ये होता है दोनों जुड़ गए, ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 जुड़ गए और एक नई ड्रॉप बन गई जो कि बड़े साइज की थी। समझ में आया, 2 बूंदें जुड़ गई तो एक बड़ी बूंद बन गई। सिंपल सी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक छोटा छोटा स्फीयर था, दोनों का कैपेसिटेंस होगा, जोड़ दिया, अब एक नया बन गया आपका बड़ा सा स्फीयर, उसका कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं। दिमाग लगाओगे तो बहुत चुटकी बजा के आंसर आ जाएगा, पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी, बस फिगर बनाओ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। दिमाग लगाओ। V दिया हुआ है, C तुम निकाल सकते हो, ऑलरेडी दिया हुआ है। स्मॉलर ड्रॉप का क्या है, C दिया हुआ है, स्मॉलर ड्रॉप। अब आपसे कह रहे हैं बिगर का सोचो, तो स्मॉल वाले का तो निकाल सकते हैं। अगर स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस हमने स्मॉल r मान लिया तो एक लाइन में आपने बोल देना है 4πε0 स्मॉल r। सर कैपेसिटेंस निकल गया। मैंने इतना पढ़ाया, आपको कंफ्यूज करने के लिए V दिया हुआ है। कितना पढ़ाया मैंने कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए कभी भी ना V चाहिए ना Q चाहिए, हमने तो सिर्फ R ढूंढना है ना। 4πε0 तो वहीं रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है जो C की वैल्यू कितनी होगी, अगर यहाँ मानेंगे इफ द स्मॉलर ड्रॉप कैरीज स्मॉल q चार्ज एंड रेडियस कितना है, रेडियस स्मॉल r, then C will be equal to 4πε0 स्मॉल r। हाँ, 4πε0 स्मॉल r प्लस कैपिटल r। कैपिटल आर क्यों ले लिया। चलो अभी रुको, सब्र करो। वॉल्यूम के हिसाब से सोचती तो सारा आ जाता, वॉल्यूम के हिसाब से सोचती तो फिर लेट। अभी मैंने ये नहीं बोला ये कंडक्टिंग स्फीयर है। स्फीयर अगर हमने ड्रॉप बोला है, ड्रॉप एक सॉलिड स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा ना बॉस। पानी की बूंद जब बनती है तो पूरा पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, अंदर और बाहर, और हर जगह चार्ज हो सकता है। हॉलो स्फीयर तो नहीं बन रहा। ये मैडम लगा रही है हॉलो स्फीयर का दिमाग, क्यों लगा रही है पता नहीं, पानी की बूंद है ना वो तो, ठीक है। फिर यहां कह रहे हैं लेट द लार्जर स्फीयर ड्रॉप विथ रेडियस कैपिटल R। मुझे कुछ नहीं आता है तो मुझे इतना पता है कि दोनों बूंदें जब मिल जाएंगी तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो छोटी वाली दोनों बूंदों का जो वॉल्यूम होगा उसको जोड़ के ही बनेगा। ऐसा तो है नहीं, ये पानी है, ये बॉटल में पानी है तो ये वॉल्यूम है। इसको मैं आधा खाली कर लूं और दूसरे एक ग्लास में रख दूं
तो मैं कहूँ कि ये ग्लास वाला पानी और वाटर का पानी मिला के जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? तुम कहोगे सर वाटर में जितना था वॉल्यूम, तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, मैंने छोटा छोटा बता दिया। मैंने क्या बताया? दोनों बता, 2 ग्लास में पानी है और दोनों ग्लास का पानी आप निकाल सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल है, दोनों स्मॉल स्फीयर है तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? बताओ भाई, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि मैंने रेडियस ले लिया। ठीक है भाई साहब, सुनो, अब मैंने कहा कि 2 ड्रॉप ले लो छोटी वाली, उनको हमने क्या बनाना है? VL, VL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VS, होगा कि नहीं होगा? होगा ना बॉस? देखो रिलेशन कैसे निकाला जाता है, यहां लगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 2 into 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब लगा लो यार दिमाग थोड़ा बहुत। पता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये रिलेट करना सीख जाओ कि रेडियस का रिलेशन मिल गया तो हमें कैपेसिटेंस मिल गया बॉस। कैसे? C इज इक्वल टू 4πε0 R। मैं इससे क्या करूंगा? रेडियस का रिलेशन निकाल लूंगा। बड़े वाले रेडियस और छोटे वाले रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है, उसके हिसाब से कैपेसिटेंस बन जाएगा यार, है ना? कर पाएंगे कि नहीं? जो काट सके वो काट दे। बच जाएगा यहाँ R क्यूब इज इक्वल टू 2 स्मॉल r क्यूब, R इज इक्वल टू 2 to the power 1/3 स्मॉल r। लो रिलेशन बनके तैयार। ठीक है, और यहीं से बन जाएगा लार्ज स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होगा 4πε0 कैपिटल R। अब लगा लो बुद्धि, अभी भी नहीं लगा पाओगे तो बड़ी दिक्कत है। देखो कर दे रहे हैं हम सॉल्व, कोई बात नहीं, होता है, तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, मैं कर रहा हूं। 4 है ये, ठीक है, और फिर यहाँ क्या जाएगा? पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ कैपिटल की जगह 2 की पावर 1/3 स्मॉल r। अब मैं इसको आगे कर दूंगा। अब देखो 4πε0 स्मॉल r क्या होता है बताओ? कहाँ गया ये? C ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो बन जाएगा रिलेशन की लार्ज जो ड्रॉप का कैपेसिटेंस होगा वो 2 की पावर 1/3 टाइम्स होगा C स्मॉल। ठीक है, अब कैपेसिटी निकाल दी। नेक्स्ट पोटेंशियल पूछ रहा है। पोटेंशियल की क्या चाहिए आपको? C बराबर Q अपॉन V, V बराबर Q अपॉन C। C निकल गया है, अब क्या निकालना है? Q निकालना है। तो टोटल Q कितना हो जाएगा बताओ ना? अगर इसमें स्मॉल q है तो 2 जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? कैपिटल Q विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल q। ठीक है, अब कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? और स्मॉल q के लिए क्या बन जाएगा? इधर देखिए, अगर इसका पोटेंशियल दिया हुआ, ये दिया है, ये गिवन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने चार्ज कितना माना है? स्मॉल q। पोटेंशियल एट स्मॉल ड्रॉप क्या होगा? v बराबर बताओ भाई, तुम लोग जो है नाराज चल रहे हो, ये तो गिवन है ना। चलो q की वैल्यू निकाल देते हैं। तो आपको पता है c बराबर स्मॉल q हमने लेट किया हुआ है, v इज ऑलरेडी गिवन, तो स्मॉल q विल बी इक्वल टू c इनटू, होगा कि नहीं होगा? ये कोई भी क्वेश्चन बना लेना, उसको वहां से उठा के ले आना, यहाँ पुट कर देना। एक स्लाइड और चाहिए होगी मुझे, बस आखिरी है, खत्म हो गया क्लास आपका। आज काफी इंपॉर्टेंट चीज सीखी हम लोगों ने, याद रखना अगली क्लास में। ऐसा नहीं कि सब भूल के चले आए फिर अगली क्लास खराब हो जाएगी। नहीं तो आपकी ये एक तरीके से डेरिवेशन ही करा रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो अब मैंने बोला C लार्ज की वैल्यू है 2 की पावर 1/3 ऑफ, ठीक है, सुनना। अब पूछ रहे हैं कि V लार्ज बताइए। ठीक है, फॉर्मूला कहता है Q इज इक्वल टू, अरे C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन, तो ये कैपिटल Q मैंने माना है कि लार्ज वाले के लिए है, और नीचे क्या हो जाएगा बॉस? C, कौन सा C? नया वाला, उसकी वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 1/3 स्मॉल c। अब देखना बड़े ध्यान से, एक लाइन में कुछ होने वाला है। यहाँ 2 ऑफ स्मॉल q हो गया, हो जाएगा 2 की पावर 1/3, ये हो जाएगा cs लिखा था ना, cs, नहीं तो तुम लोग कहोगे गलत पढ़ा रहे हो।
यहाँ क्या जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 2 ऑफ CS इंटू V, और नीचे क्या है 2 की पावर 1/3 इंटू, क्या ये कट जाएगा, कट जाएगा भैया कि नहीं कटेगा? अब देखना खेल हो जाएगा अभी, देखना एक 9th क्लास में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था जिंदगी में, है ना, ऐसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर ये ऊपर आएगा सेम वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन x की पावर माइनस हो जाएगा और इनको हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अरे हाँ, तो यहाँ क्या है, पावर कितनी होगी 1, नीचे से 2 ऊपर आएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू क्या है, वीवी तो गिवन था, क्या आ जाएगा भाई 2 की होल पावर, ये -1/3 था बॉस, नीचे से ऊपर आया, ठीक है, ये 1 माइनस 1/3 क्या बन जाएगा 2 की पावर प्लस 2/3 बनेगा। अगर किसी को नहीं आना एलसीएम ले लो भाई, 3 - 1/3 2/3, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। मतलब जो नया पोटेंशियल है, लार्ज वाले का जो पोटेंशियल है वो स्मॉल वाले के 2 की पावर 2/3 टाइम्स होगा, ठीक है, ऐसे किया जाता है यार क्वेश्चन, ये सब एक तरीके से तुम्हें मैं फॉर्मूला ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बस क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है, ओके, ठीक है, फिर मिलेंगे अब अगली क्लास में, पढ़ के आना, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।